नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस से 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसका सेक्शनल टेस्ट 8 है और यहाँ पर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले टेस्ट में फ्रेंड्स हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट 7 जो था उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उत्तराखंड पीसीएस की अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके लिए पूरी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऑफिशियल चैनल जो है हमारा यूट्यूब का, उस पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड पीसीएस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक जल्दी ही नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है उत्तराखंड जीके को लेकर के, ठीक है। तो उत्तराखंड जीके का एक पापा वीडियो आप लोग को मिलने वाला है और यदि आप उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि वो पूरी टेस्ट सीरीज उत्तराखंड पीसीएस की आप सारे वीडियो एक बार जाकर के देख लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप और चैनल है, जैसे कि एससीएस ज्ञान डेली क्विज चैनल है, वहां पर डेली बेसिस पर टॉप 50 क्वेश्चंस हर एग्जाम से रिलेटेड कराए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ तो टॉप 50 क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस के वहां पर डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं। वहां पर आप जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ तो यूपी पीसीएस के लिए भी डेली टॉप 50 क्वेश्चन की क्विज वहां पर डाली जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि लोधी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1451 में गाजी की उपाधि धारण की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी इन 1451 एडी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बहलूल लोधी, ठीक है। बहलूल लोधी, लोधी वंश के इस शासक ने 1451 में हम कह सकते हैं गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा हम कह सकते हैं कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? खानवा का बैटल ये हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था? तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन कासिम था, है ना, वहां पे उसने देवल सिंध में सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था। और हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एडेड द वर्ड गाजी टू हिज नेम? तो ये लिया गया था, आप कह सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तुगलक डायनेस्टी का रूलर था गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। तो हिसाब से देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शासकों में से कौन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूलने का आदेश दिया था? Who among the following ruler was the first Muslim ruler of India who ordered not to collect jizya tax from Hindus? तो हम कह सकते हैं अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन एक बहमनी रूलर था। 1347 से 1358 का इसका कार्यकाल था। 1347 से 58 बहमनी रूलर था और इसका नाम था अलाउद्दीन हसन, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि द जजिया टैक्स हैज फर्स्टली बीन इम्पोज्ड इन द कश्मीर बाय बहराम शाह। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर बहराम शाह ने लगाया था। ध्यान रखिएगा, बहराम शाह नहीं होगा, सिकंदर शाह ने सबसे पहले कश्मीर में जजिया कर लगाया था, ठीक है, सिकंदर शाह। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट लिखे हुए हैं कि गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर
अहमद शाह के काल में लगाया गया था, जो कि करेक्ट है, और शेर शाह के शासन में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर बहराम शाह नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिकंदर शाह। तो पहला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा है कि अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। अकबर हैड अबॉलिश जजिया टैक्स इन 1564, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था। औरंगजेब हैड इम्पोज्ड जजिया टैक्स इन 1679, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फरूख शेर ने 1713 में जजिया कर समाप्त किया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। चौथा स्टेटमेंट लिखा है कि बहादुर शाह जफर ने 1720 में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा, यह काम किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया था 1720 में। तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, बहादुर शाह जफर नहीं होगा, मोहम्मद शाह रंगीला होगा, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो आराम शाह आपका कह सकते हैं 1210 में था। उसके बाद रकुनुद्दीन फिरोज 1236, इब्राहिम रकुनुद्दीन 1296 और शिहाबुद्दीन उमर 1316। तो अगर कालानुक्रमिक क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर हैड द लॉन्गेस्ट रेन पीरियड। मुस्लिम शासकों में किसका शासनकाल सबसे लंबा था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल था 1394 से लेकर के 1412। अबू बर्क शाह का जो शासनकाल था वो 1389 से लेकर के 1390 तक था। बहराम शाह का था 1240 से लेकर के 42 तक, और खिज्र खान का था 1414 से लेकर के 1421 तक। तो आप देखेंगे इन सभी ऑप्शंस में ए नासरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल सबसे लंबा था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दोबारा से लगाना है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। बलबन का जो शासनकाल था ये था 1266 से लेकर के 87 तक। रजिया जो सुल्तान थी, रजिया बेगम, उनका शासनकाल था 1236 से लेकर के 40 तक। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से लेकर के 1236। और यहीं पर अगर हम अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करेंगे तो ये आपका था 1242 से लेकर के 46 तक। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ देयर ईयर ऑफ रेन पीरियड। तुगलक वंश के शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है उनके शासनकाल की अवधि के आधार पर। तो गियासुद्दीन तुगलक, इसका शासनकाल था 1320 से लेकर के 25। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, ये आपका था 1325 से लेकर के 1351। फिरोज शाह तुगलक का था 1351 से लेकर के 88 तक, 1388 तक। और नासिरुद्दीन मोहम्मद का था 1394 से लेकर के 1412 तक। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, बढ़ते हुए क्रम में। तो आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 4, 2 and 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी हैड रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ ईयर। सैयद वंश के किस शासक ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया है? तो मुबारक शाह का जो शासनकाल था, सबसे पहले अगर आपको देखना हो तो सैयद डायनेस्टी का जो सैयद डायनेस्टी थी वो आप कह सकते हैं 1414 से 51 तक थी, जिसमें मुबारक शाह था आपका 1421 से 34। खिज्र खान था आपका सबसे पहले 1414 से 1421 तक। इसके बाद आपका मुबारक शाह आया। मुबारक शाह के बाद आपका मोहम्मद शाह आया 1434 से लेकर के 1443 तक। और फिर आपका आलम शाह आया 1443 से लेकर के 51 तक। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ ईयर 1414 से 21 तक खिज्र खान का था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर बताना है। एक तरफ आपके मध्यकालीन नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके संबंधित शहर दिए गए हैं। तो करचिल जो था वो किस सिटी से रिलेटेड था? ये आपको आप कह सकते हैं किस सिटी का मध्यकालीन नाम था? ये आपका कुल्लू का मध्यकालीन नाम था। तबर हिंद आपका भटिंडा का था। जाजनगर आप कह सकते हैं जालौन का नहीं था, ये आपका उड़ीसा का था।
ठीक है, जाजनगर। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका गलत विकल्प को ही आपको यहाँ चुनना था। बाकी अंबेर या अमेर, अंबेर को ही अमेर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसका प्राचीन मध्यकालीन नाम था? जयपुर का। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जाजनगर उड़ीसा को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ दो वही मध्यकालीन नाम है, दूसरी तरफ संबंधित शहर है, कंसर्न सिटी। तो जो दौलताबाद है वो आप कह सकते हैं देवगिरी को कहा जाता था, खिजराबाद चित्तौड़, अकबराबाद आप कह सकते हैं आगरा, और कोल जो है ये आपका अलीगढ़ था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था? तो हम कह सकते हैं बैटल ऑफ चौसा। जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में, है ना, चौसा का युद्ध, उसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था, ध्यान रखिएगा। और बैटल ऑफ घाघरा हुआ था आपका ठीक इससे 10 साल पहले, चौसा से 1529 में। ठीक है, तो बैटल ऑफ घाघरा आपका हुआ था 1529 में, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। और उसके 10 साल बाद 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ, जिसमें आप कह सकते हैं कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में होता? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने हेमू को डिफीट किया था, हेमू को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, ना कि अफगानों को। ठीक है, तो यहाँ पर अफगानों लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मराठा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। बैटल ऑफ तालीकोटा, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ था तालीकोटा के युद्ध के बाद। प्लासी का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, जो कि बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। वांडीवास के युद्ध में ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों की पराजय नहीं हुई थी, यहाँ पर फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1760, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली पराजित कर दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। तो ए, बी और डी सही है, सी वाला गलत है, गलत का ही चयन करना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सही मिलान है? तो सबसे पहले है शंकराचार्य, तो हम कह सकते हैं ये आपके स्मृति संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। रामानुजा, ये आप कह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। निम्बकाचार्य आपके सनक संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और माधवाचार्य आपके ब्रह्म संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। विष्णु स्वामी, ये आपके रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य, ध्यान रखिएगा, ये आपके सखी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते हैं, ये आपके पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन करते हैं और रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो वल्लभाचार्य हैं इनका दर्शन है पुष्टि मार्ग, और ये रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ सेंट दिया गया है, मतलब संत के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनकी जन्मस्थली दी गई है। तो ज्ञानेश्वर, इनकी जन्मस्थली थी आलिंदी। तुकाराम की जन्मस्थली थी देहू। माधवाचार्य हम कह सकते हैं इनकी जन्मस्थली थी उडुपी, और वल्लभाचार्य की जन्मस्थली थी काशी। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सही सुमेलित आपको करेक्ट ऑप्शन को खोजना है। एक तरफ संत है, दूसरी तरफ जन्मस्थली दी गई है। तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। बाकी दादू दयाल, इनकी जन्मस्थली है अहमदाबाद। तुलसीदास की जन्मस्थली है रायपुर, बांदा। ठीक है, और नानक की जन्मस्थली है तलवंडी। ठीक है, इसी में एक और नाम याद रखिएगा, चैतन्य, इनकी जन्मस्थली है नादिया बंगाल। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य, इनकी जन्मस्थली है नादिया बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहां पर लगाना है। तो बैटल ऑफ खानवा आपका 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध अभी मैंने बात की थी 1529 में। उसके बाद आपका चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध की भी अभी हम लोगों ने बात की 1539 में। शेर शाह ने जिसमें हुमायूं को हराया था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था।
चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। तो ये क्रोनोलॉजी में आप लगाएंगे तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस राजवंश ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया? संगम डायनेस्टी, संगम राजवंश आपका कह सकते हैं 1336 से 1485 तक था। सलूव जो डायनेस्टी थी ये 1485 से हम कह सकते हैं 1504 तक थी। तुलूफ डायनेस्टी आपकी 1505 से 1570 तक, और अराविडू जो राजवंश था डायनेस्टी थी ये आपकी 1570 से 1652। तो सारे आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी में लगे हुए एक तरह से। शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ अगर पीरियड की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा सालुआ राजवंश। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। करेक्टली मैच्ड आपको ढूंढना है, सही सुमेलित। तो फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी या हरिहर बुक्का कह सकते हैं। संगमा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो हरिहर बुक्का थे। फाउंडर ऑफ तुलुआ डायनेस्टी ये आपके थे नरसिंह। फाउंडर ऑफ तुलुआ डायनेस्टी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है वीर नरसिम्हा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी फाउंडर ऑफ अरिवडू डायनेस्टी आपकी तिरुमाला थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। संगम वंश का अंतिम शासक, तो पहला ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विरूपाक्षराय द्वितीय। संगम वंश जो डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर थे आपके विरूपाक्षराय सेकंड। तो पहला ही हमारा सही, हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकियों में गलत क्या है, तो लास्ट रूलर जो थे सुलवा डायनेस्टी के वो थे इमाडी नरसिंह राय। लास्ट रूलर ऑफ सुलवा डायनेस्टी इमादी नरसिंह राय। लास्ट रूलर ऑफ तुलुआ अगर डायनेस्टी की बात की जाए तो तुलुआ वंश के आखिरी राजा थे सदाशिव राय। और अराविडू डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो आप कह सकते हैं श्रीरंग तृतीय थे। ठीक है, तो बाकियों में देख लिया हम लोगों ने क्या गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यूसुफ आदिल शाह ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा 1489 में। 1489 में बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई थी। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान बीजापुर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो हम कह सकते हैं औरंगजेब। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में आप कह सकते हैं 1512 में सबसे पहले कि गोलकुंडा की स्थापना कब हुई थी? तो गोलकुंडा की स्थापना हुई थी 1512 में, कुतुब शाह के द्वारा स्थापित किया गया था गोलकुंडा। गोलकुंडा इसकी स्थापना हुई थी 1512 में कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, और औरंगजेब के द्वारा शासनकाल में हम कह सकते हैं कि गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, और ये मिलाया गया था 1687 में। औरंगजेब के शासनकाल में 1687 में जो आपका गोलकुंडा था वो मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। इससे जस्ट पहले 1686 में अभी हम लोगों ने देखा था कि बीजापुर को औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर कंसिडर्ड टू बी द सेटअप इन सेम ईयर? किन दो राज्यों की एक ही वर्ष में स्थापना हुई है? तो बिदर की स्थापना हुई है 1527 में, बीजापुर की स्थापना हुई है 1489 में। तो ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। अहमदनगर और बरार इन दोनों की स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा 1490 में। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर को 1633 में, ध्यान रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान बरार राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो बरार को मिलाया गया था 1595 में, अकबर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी नहीं रही है? तो ध्यान रखिएगा कुषाण डायनेस्टी की कैपिटल पुरुषपुर थी। ठीक है, तो कुषाण जो डायनेस्टी थी
उसकी कभी भी कैपिटल पाटलिपुत्रा नहीं रही है। बाकी शुंगा, कनवा और गुप्ता, इन तीनों की कैपिटल पाटलिपुत्रा रही है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, पेनुकोंडा किस राजवंश की राजधानी रही है? तो पेनुकोंडा आप कह सकते हैं अराविडू डायनेस्टी जो थी उसकी कैपिटल थी। बाकी संगम डायनेस्टी, सलुवा और तुलुवा, इन तीनों की कैपिटल क्या थी? विजयनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। गहड़वाल राजवंश की कैपिटल कन्नौज थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी चौहान डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो अजमेर थी। परमार जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी धारानगरी, और सोलंकी की कैपिटल थी अल्हिनवाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम लिखा है। तो कदम्बा डायनेस्टी के संस्थापक थे मयूर शर्मन, कारकोटा डायनेस्टी के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, उत्पल डायनेस्टी के संस्थापक थे अवंती वर्मन, और गहड़वाल जो राजवंश था उसके संस्थापक थे चंद्रदेव। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ राजवंश का नाम दिया गया है डायनेस्टीज का, दूसरी तरफ फाउंडर्स का नाम लिखा हुआ है। तो वकाटका जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे विंध्य शक्ति, राष्ट्रकूटा के दंती दुर्ग, चालुक्य बादामी के जो चालुक्यास थे उनके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम, और वेंगी के जो चालुक्य थे उनके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। तो ध्यान रखिएगा ये एक मिसप्रिंट है, ह्यूमन एरर है, कोई भी आंसर इसमें इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट लिखे हुए हैं। वकाटका के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, राष्ट्रकूटा के दंती दुर्ग, चालुक्य के बादामी के जो चालुक्य थे उनके जयसिंह प्रथम, और वेंगी के चालुक्य थे उनके विष्णुवर्धन। चारों ऑप्शन यहां पर सही लिखे हुए, कोई भी आंसर यहां पर इनकरेक्ट नहीं है, ये एक छोटा सा मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी घटना गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित नहीं है? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, ये आपका गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना, ध्यान रखिएगा, गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी, गुरु अमरदास। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गुरु गोविंद सिंह जी से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, और कृष्णावतार और जफरनामा की रचना भी गुरु गोविंद सिंह जी से ही की गई थी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। और किस सिख गुरु की अल्पवयस्क अवस्था में चेचक से मृत्यु हो गई थी? तो वो थे आपके गुरु हरिकिशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा विकल्प सिख गुरु नानक से संबंधित है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत भी इन्होंने की थी, और संगत सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। बाकी गुरुमुखी लिपि के जो जनक हैं वो गुरु अंगद को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद। तो चौथे को छोड़ करके बाकी सारे गुरु नानक से ही एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। गुरु अमरदास लवन नामक विवाह पद्धति की शुरुआत हुई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। गुरु रामदास हम कह सकते हैं अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, यह वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, जो कि बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब वाज डन बाय गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगला है गुरु हरगोविंद सिखों को सैनिक जाति में बदला, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है मुगल प्रशासन से संबंधित। तो खाने सामा हम कह सकते हैं हेड ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड को बोला जाता था, शाही परिवार का जो प्रमुख होता था खाए सामा बोला जाता था। मुख्य काजी न्याय, हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट या फिर न्याय विभाग के प्रमुख को मुख्य काजी बोला जाता था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, दूसरा वाला। और मीरमाल, ये आप कह सकते हैं शासक की गुप्त मुहर
होती थी। तो आप दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो मुस्तौफी, ध्यान रखिएगा, यह आपका ऑडिटर जनरल या महालेखा परीक्षक होता था। मुशरिफ हम कह सकते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी या फिर राजस्व सचिव। वका ए नाविश, ये आपका न्यूज रिपोर्टर या समाचार संवाददाता होता था। और मीर तोछक, ये आपका समारोह के विशेषज्ञ होते थे, या फिर हम कह सकते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 1000 पिलर टेम्पल किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर चालुक्य राजवंश लिखा है, यही हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, गलत का आपको चयन करना था। बाकी 1000 खंबा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? मैंने आपको बताया काकतीय डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर ये आपका चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। हजारा राम टेम्पल ये आपका विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया। और रामप्पा मंदिर काकतीय वंश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन से विभाग पेश किए गए? तो दीवाने बंदगान, इमलाक और दीवाने खैरात, दारुल शफा, ये सारे ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है चोल काल से संबंधित, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड रिलेटेड टू चोला पीरियड। तो यहां पर उलकुड़ी जो लिखा हुआ है, ये हम कह सकते हैं किराए के जो किसान थे उनको उलकुड़ी कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, हम लोग का क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, चोल काल से संबंधित यहां पर भी बात की जा रही है। तो यहां पर सबसे पहला है गौड़। जो गौड़ होते थे ये आपके कल्टीवेटर्स को बोला जाता था, कृषक को। नेताल जो था, ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य श्रम को बोला जाता था, जिसको कंपल्सरी लेबर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, नगरम जो था, इट इज द मार्केट एंड कॉमर्शियल सेंटर्स, बाजार एवं वाणिज्यिक केंद्र। और इरी विरापातन जो था, ये आपका संरक्षित व्यापारिक कब्जे थे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे गलत मिलान है, तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, वही चीज सेम है, चोल काल संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो उलकुड़ी जो थी, अभी मैंने बताया, जो टीनेंट फार्मर्स थे उनको उलकुड़ी बोला जाता था। ठीक है, किराए के किसान को। उसके बाद पेरूदान, ध्यान रखिएगा, ये आपके हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते थे, सर्वोच्च अधिकारी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यही हमारा उत्तर जाएगा। बाकी सिरुतरम जो था, ये आपका कनिष्ठ अधिकारी होता था। और जो कासू है, ये आपके स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस शब्द का प्रयोग चोल काल में न्याय के शाही दरबार के लिए किया जाता था? तो न्याय के शाही दरबार के लिए एक शब्द था धर्मासन, ध्यान रखिएगा, धर्मासन, इसका यूज किया जाता था। और शिल्पकारों के रहस्याई आवास के लिए, रिहायशी आवास के लिए जो शब्द था वो था आपका कम्मन छेरी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सही विकल्प का यहां पर चयन करना है। पराई शेरी लिखा हुआ है कृषि श्रमिकों के रिहायशी आवास, रेजिडेंशियल क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वेल्लालर जो था, ये आपके कल्टीवेटिंग ग्रुप्स थे, खेतीहर समूह, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उर्नत्तम भूस्वामी किसान लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। जो उर्नत्तम था, इट इज नथिंग बट रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द लैंड ओइंग फार्मर्स। रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर द लैंड ओइंग फार्मर्स, वो था आपका उर्नत्तम। और जो लैंड ओइंग फार्मर्स थे, इनको हम कह सकते थे कानी युदैयर, कानी युदैयर। ठीक है, तो ये आपके भूस्वामी किसान होते थे। तो यहां पर देखिए, पहला और दूसरा केवल सही है, तो ये हमारा उत्तर जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किस शासक ने दीवाने अनजरात को दीवाने अर्ज से अलग किया था? दीवाने अनजरात क्या था? तो ध्यान रखिएगा, बलबन के द्वारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, दीवाने अनजरात को फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते थे। इसको दीवाने उनजरात या मिलिट्री विभाग से, दीवाने अर्ज या मिलिट्री विभाग से अलग कर दिया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी में अगला पार्ट था क्वेश्चन का कि दीवाने अनजरात किसे कहते थे? तो ये आपका वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था। ठीक है, तो वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग किसने किया था? बलबन ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46,
सही विकल्प का आपको चयन करना है दीवाने मुश्तखराज। दीवाने मुश्तखराज आपका डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स या बकाया विभाग को कहा जाता था। दीवाने कोई आपका कृषि विभाग या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, और दीवाने इंशा आपका डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस या फिर पत्राचार विभाग था। तीसरा केवल सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, गलत विकल्प का चयन करना है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव या गुलामों के विभाग को कहा जाता था। दीवाने कज़ाए मामलिक ये नया विभाग होता था। दीवाने इश्तियाक आपका पेंशन विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन को कहा जाता था। तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, गलत विकल्प का आपको दोबारा से चयन करना है खेत बटाई। खेत बटाई का क्या मतलब था, विदाउट सेपरेटिंग एनीथिंग लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब किसी चीज को अलग किए बिना खड़ी फसल पर आधारित भू राजस्व को खेत बटाई के नाम से जाना जाता था, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रस बटाई आपका अनाज को भूसे से अलग करने के बाद दिखाया जाता था, और लंक बटाई होता था अनाज को भूसे से अलग किए बिना। ठीक है, तो ये दोनों इनवर्स लिखे हुए, पहला बिल्कुल सही है और आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, तो 2 और 3 बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49। सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दीवाने इस्तिहाक था आपका डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड मिंट। ध्यान रखिएगा, दीवाने इस्तिहल्क है, इस्तिहाक नहीं है, इस्तिहल्क है। ठीक है, दीवाने इस्तिहल्क है आपका खैरात और टकसाल विभाग। अमीर हकीम आपका मास्टर्स ऑफ सेरेमनीज या फिर समारोहों के संचालक को बुलाया जाता था। तो दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है। वकीले दर आपका शाही परिवार का प्रबंधक होता था। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। सही विकल्प का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत। दीवाने विजारत आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हेडेड बाय वजीर होता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, वित्त विभाग जिसका प्रमुख वजीर था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकियों में गलत क्या है, तो मुस्तौफी मामलिक आपका महालेखाकार होता था, ऑडिटर जनरल। वहीं पर अमीर बहर जो है आपका कंट्रोलर ऑफ बोट्स होता था, नौकाओं का नियंत्रक। और खाजिम जो था ये आपका कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, या ट्रेजरर। तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किस शब्द का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में कर के रूप में नहीं किया जाता था? तो कड़मल, इराई और वराई, ध्यान रखिएगा ये तीनों ही आपके टैक्सेस के फॉर्म्स थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में। वहीं पर अगर हम तलारा की बात करें, तो जो तलारा था ये आपका वॉचमैन को कहा जाता था। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका टैक्स नहीं था, बल्कि ये वॉचमैन को बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा शब्द विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग के लिए प्रयोग किया जाता था? तो जो अथावने शब्द था इसका यूज किया जाता था भू राजस्व विभाग के लिए। ठीक है, अथावने। वहीं पर विजयनगर साम्राज्य में लेखपाल के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? तो कर्निकम, जो कर्निकम वर्ड था ये आपका लेखपाल के लिए यूज होता था। बाकी यहां पर महाना काचार्य दिया हुआ है, महाना काचार्य एक्ट करता था किंग और विलेजेस के बीच में लिंक के तौर पर। ठीक है, तो जो महानाय काचार्य था ये इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन किंग एंड विलेजेस। ठीक है, और बाकी आपका कार्निकम जो था ये आपका लेखपाल था। और इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है रायसानी। रायसानी आपका रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ किंग को बुलाया जाता था। ठीक है, जो रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ किंग होते थे उनको रायसानी बुलाया जाता था। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53। किसने किताब उल तवारिख पुस्तक लिखी थी? किताब उल तवारिख पुस्तक अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। उसी में लिखा हुआ है कि कौन प्रख्यात फारसी कवि थे? तो आपके नजीरी जो थे ये प्रख्यात फारसी कवि थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद जो दिया हुआ है, इन्होंने तबकात ए अखबारी तारीख नामक आप कह सकते हैं पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहां पर लगाना है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है घटित होने वाले वर्ष के आधार पर। तो एक्सपेडिशन अगेंस्ट काबुल, अकबर ने जो काबुल के विरुद्ध अभियान किया था वो 1581 में किया था। सिंध के विरुद्ध अकबर का जो अभियान था वो था 1591 का। उड़ीसा के अगेंस्ट किया था 1592 में, और कांधार के अगेंस्ट किया था 1595 में। तो अगर क्रोनोलॉजी में आप लगाएंगे तो आप देखेंगे
बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। अकबर के अभियानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ग्वालियर के विरुद्ध जो अकबर का अभियान हुआ था आपका 1560 में। मालवा के विरुद्ध जो अभियान था वो था 1561 में। चित्तौड़ के विरुद्ध 1568 में। और रणथंभौर के विरुद्ध हुआ था 1569 में। तो 1 2 3 4 लाइन से लगे हुए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया था? तो 1563 में अकबर ने पिलग्रिम टैक्स को एबॉलिश कर दिया था, ठीक है, 1563 में। उसके बाद जजिया को समाप्त किया गया था 1564 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार सैयद अली तबरेजी किस मुगल शासक के साथ भारत आया था? तो जो सैयद अली तबरेजी था, जो कि एक पर्शियन पेंटर था, फेमस पर्शियन पेंटर, वो हुमायूं के साथ भारत आया था, ठीक है, हुमायूं के साथ। उसके बाद इसी में अगला पार्ट है कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। किस विद्वान को अमीर अकबर की उपाधि दी गई थी? तो जो आपका ख्वांदमीर था, ख्वांदमीर को अमीर अकबर की उपाधि दी गई थी। और इब्रहर करण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है, फारसी में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59। रजननामा किस हिंदू महाकाव्य का फारसी अनुवाद है? तो रजनामा हम कह सकते हैं कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। और किस मुगल शासक ने सिजदा नामक प्रथा को, फारसी प्रथा को समाप्त किया था? तो शाहजहां के द्वारा ये सिजदा नामक फारसी प्रथा समाप्त की गई थी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60। अकबर के शासनकाल के दौरान कौन सी भाषा उसके दरबार की भाषा थी? तो अकबर के शासनकाल के दौरान पर्शियन या फारसी लैंग्वेज उसके दरबार की भाषा थी। एंड हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन द संस्कृत टेक्स्ट सर्वदेश वृतांत संग्रह? तो जो संस्कृत ग्रंथ है सर्वदेश वृतांत संग्रह, इसमें किस मुगल शासक का वर्णन किया गया है? तो उसमें अकबर का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किस शासक का था? तो हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। MBT का जो साम्राज्य था उसमें टोटल 23 प्रोविंसेस थे और सबसे बड़ा साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का। और लास्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज नासिरुद्दीन मोहम्मद। ध्यान रखिएगा, ये आपका लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का भी। जो तुगलक वंश था उसका लास्ट रूलर था नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये दिल्ली सल्तनत का भी ये आखिरी सुल्तान था, आखिरी तुर्की सुल्तान, ठीक है, तुर्की सुल्तान आखिरी था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। जौनपुर की स्थापना किस मुगल शासक की स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, मेमोरी में। और इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर स्थापित किया था 1359 में, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1359 में मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसकी स्थापना की गई थी जौनपुर की, ठीक है। एंड अगला पार्ट है कि किसने जौनपुर की स्थापना करवाई थी? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और जौनपुर जो था, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये है, ध्यान रखिएगा, कि दिल्ली सल्तनत का जो ईस्टर्न प्रोविंस था उसकी राजधानी थी जौनपुर, ठीक है। जो पूर्वी प्रांत था दिल्ली सल्तनत का, उसकी राजधानी जौनपुर को माना जाता था। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था? तो टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी या सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था ये इल्तुतमिश के द्वारा 1231 में बनवाया गया था। उसने अपने बेटे की याद में मकबरा बनवाया था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की याद में हम कह सकते हैं 1231 में इल्तुतमिश के द्वारा ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कब बनवाया गया था? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया 1231 में। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश में मिला लिया गया था? तो खिलजी डायनेस्टी में मिला लिया गया था, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल था मलिक काफूर, ध्यान रखिएगा, उसने उसका जो साउथ कॉन्क्वेस्ट था उसके दौरान उसने पांड्या एम्पायर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के दौरान मिलाया गया था, मर्ज किया गया था। और ये किया किसके द्वारा किया गया था? तो हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल था मलिक काफूर,
उसके द्वारा जो उसका साउथ का एक्सपेडिशन था, साउथ कॉन्क्वेस्ट था, उसके दौरान उसने पांड्या एम्पायर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल के दौरान दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इसके द्वारा अमीर कोही डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी और दीवाने अमीर कोही की, और इसका जो हेड होता था इस विभाग का वो था अमीर कोही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो डिपार्टमेंट था ये कृषि से संबंधित विभाग था, दीवाने अमीर कोही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किस मुगल शासक ने 1000 सितून महल का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा। मुगल शासक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्टली लिखना चाहिए था दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 1000 सुतन पैलेस का निर्माण कराया था, या फिर 1000 स्तंभों वाला जो महल था उसका निर्माण कराया था? तो हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिरी में, दिल्ली के सिरी में, है ना, 1000 सितून महल का निर्माण कराया गया था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक मुगल शासक ने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था और वह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी था। तो ये बात की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। राज्य प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि से उपज का कितने प्रतिशत कर के रूप में एकत्रित करता था? तो ध्यान रखिएगा 10%। ठीक है, इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि राज्य कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि के उपज का कितने परसेंट कर के रूप में एकत्रित करता था? तो वो था आपका 5%। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उर्सा टैक्स जो था, उर्सा टैक्स यही था कि लैंड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम्स। जो उर्सा टैक्स था ये लैंड टैक्स था जो कि मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। तो जकात टैक्स जो था, ध्यान रखिएगा, मुसलमानों के आय पर लगने वाला धार्मिक कर जो था उसे जकात कहा जाता था। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है खुम्स कर, हिंदू मंदिरों से लूटे गए धन पर लगाने वाला कर, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, बैटल्स जो लूट मनी थी, है ना, बैटल्स जो होते थे युद्ध, उनके द्वारा जो टैक्स लगता था उसे खुस्म कर कहा जाता था। तो दूसरा हमारा गलत है, पहला सही है। तीसरा देख लेते हैं, जजिया कर जो था ये आपका टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स था। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया था। तो बी केवल 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक तौर पर इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता सिस्टम स्टेब्लिश किया गया था। इक्ता क्या था? ये एक अरेबिक वर्ड था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इक्ता का मतलब होता है लैंड, इक्ता का मतलब है लैंड, और ये एक अरेबिक वर्ड है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए किसके द्वारा दीवाने रियासत नामक एक विभाग की स्थापना की गई थी? तो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना, जो डिमांड और सप्लाई का एक मिसमैच है उसको मेंटेन करने के लिए या मार्केट कंट्रोल के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। और यहां पर आपका अलाउद्दीन खिलजी तो दिया नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 72। सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक, तो ये हम कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इंडस्ट्री ऑफिसेस का निर्माण कराया था, उद्योग कार्यालय की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लैंड टैक्स का डिटर्मिनेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट मेजरमेंट, सही मापन के आधार पर भूमि कर का निर्धारीकरण। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा गलत है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73। 1504, ध्यान रखिएगा, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना करवाई थी। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना हुई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74। सही विकल्प का चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का। एक मुगल शासक जिसने बालगढ़ का किला बनवाया था और उसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बात की जा रही है सिकंदर लोदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। किसने दास विभाग की स्थापना करवाई थी? तो दास विभाग की स्थापना, स्लेव डिपार्टमेंट की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और कोई नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक है, मैंने अभी बताया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हिसर एंड फिरोजाबाद जो सिटीज थे दे वर एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76।
किस शहर का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया गया था? तो चित्तूर का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तूर पर कब्जा किया तो उसका नाम बदल करके उसका नाम खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया। खिज्र खान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का ही लड़का था खिज्र खान, तो उसी के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। इल्तुतमिश ने, आपको ध्यान रखना होगा कि इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस इक्ता सिस्टम को खत्म किया था। तो पहला दूसरा उल्टा लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो डिस्ट्रक्शन था, है ना, जो नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किया गया था, वो 1202 में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पहला दूसरा गलत है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 3। अगला क्वेश्चन नंबर 78। इब्न बतूता किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान 1333 में मोरक्को से भारत आया था? तो इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक या एमबीटी के शासनकाल के दौरान। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 2 जगह दिया हुआ है, खैर आगे पढ़ लेते हैं। किस शताब्दी के दौरान इतावली यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत आया था? तो मार्को पोलो दक्षिण भारत में 1292 में आया था, तो हम कह सकते हैं 13वीं शताब्दी है ये, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का। अगला क्वेश्चन नंबर 79। गलत विकल्प या इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने सिंचाई पर कर लगाया था। ये भी करेक्ट है, बी वाला। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की जगह होना चाहिए था फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर के अंतर्गत कुल उपज का 10% कर के रूप में लिया जाता था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट लिखा हुआ है। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, पहला इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 80। फतवा ए आलमगीर पुस्तक मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तैयार की गई थी, ध्यान रखिएगा। और खुस्मकर जो था युद्ध के दौरान लूटे गए माल का 1/5 पार्ट था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81। किस मुगल शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो यहां पर एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल के दौरान सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी में अगला पार्ट है कि इस मुगल शासक के शासनकाल में प्रथम मंगोल आक्रमण कब किया गया था? तो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था 1296 में कादर खान के अंडर में। कादर खान ये एक मंगोलिया था, और 1296 में इसने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। टोटल 6 बार आक्रमण किया था मंगोलों ने, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82। किसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है? तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, और इसने सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा विकल्प करेक्ट है? इब्न बतूता की किताब का नाम था किताब उर रिहाला, ध्यान रखिएगा, किताब उर रिहाला। मिनहाज की जो रचना थी वो थी तबकाते नासिरी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी बदायूनी की रचना थी मुंतखाब उत तवारिक, और इनायत खान की रचना थी शाहजहांनामा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो एमबीटी, याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 85। नील सल्तनत काल में शुरू की गई पहली फसल थी, ध्यान रखिएगा, इंडिगो। और दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम विलेजेस के जो हेड होते थे, गांव के जो मुखिया, उनको कहा जाता था। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय स्तर के अधिकारियों के संबंध में। तो पहला लिखा है दाहिर मुमालिक, तो ये आपका शाही पत्राचार के प्रमुख होते थे। नायब वजीर जो थे ये आपके डिप्टी मिनिस्टर होते थे, उपमंत्री। अमीर हजीब आप कह सकते हैं, करेक्ट लिखा हुआ है, शाही दरबार के जो प्रभारी अधिकारी थे उनको
हाजिब के नाम से जाना जाता था। बाकी काजी मुमालिक आपका मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, इन 1327 मोहम्मद बिन तुगलक हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, जिसका नाम उसने बदल के दौलताबाद कर दिया था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो रिबेलियन ऑफ खुसरो, खुसरो का जो विद्रोह था ये 1606 में हुआ था। खुर्रम का विद्रोह आपका 1623 से 26 तक चला। धर्मत का युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1658। और चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539। तो इस हिसाब से आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हो। अगला क्वेश्चन नंबर 89, किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी? जो दीवाने अर्ज है, मिलिट्री विभाग, ध्यान रखिएगा, ये बलबन ने बनाया था। ठीक है, बाकी जो इस डिपार्टमेंट लिखे हुए दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दारुल शफा, ये तीनों आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ ध्यान रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता था। मतलब दीवाने वकूफ जो विभाग था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवाने रियासत ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक गलत लिखा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। दीवाने मुश्तक राज आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो तीसरा भी सही है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन नंबर 91, हु हैड गिवन द टाइटल ऑफ राय रायन टू द रूलर ऑफ देवगिरी रामचंद्र देवा? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, और तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, एक मुगल शासक के शासनकाल की 4 विशेषताएं नीचे दी गई हैं। भू राजस्व में वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली की स्थापना, ठीक है, और शराबबंदी, सैन्य अधिकारियों को जागीर देना। तो ये जो काम थे ये ध्यान रखिएगा किसके दौरान किए गए थे? तो हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, किस क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में विजय प्राप्त की थी? तो देख लेते हैं। गुजरात में 13वीं शताब्दी में विजय प्राप्त की थी 1298 में। रणथंभौर में 14वीं शताब्दी में विजय प्राप्त की थी 1301 में। बाकी चित्तौड़ में आपका 1313 और तेलंगाना में विजय प्राप्त हुई थी 1309 में। तो आप देखेंगे केवल और केवल गुजरात है जिसमें 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? तो अमीर खुसरो के द्वारा भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया था। और व्हेन हैड अलाउद्दीन खिलजी लेड द फाउंडेशन ऑफ फोर्ट ऑफ सिरी? तो फोर्ट ऑफ सिरी जो था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में बनाया था। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कितने ईस्वी में की थी? तो 1526। ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष तक शासन किया है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन से संबंधित? ठीक है, तो शिवाजी का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है। पहला लिखा हुआ है सरे नौबत। सरे नौबत आपका सेना अध्यक्ष या मिलिट्री कमांडर होता था। अमात्य आपका अकाउंटेंट जनरल या महालेखाकार होता था। सुरनविस आप कह सकते हैं, सुरनविस और चितनिस ये आपके जनरल सेक्रेटरी को बुलाया जाता था, महासचिव को। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। बाकी चिटनिस अभी मैंने बताया किसे बोला जाता है? महासचिव को। और बाकी मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड फॉरेन अफेयर्स आपका दाबीर कहलाता था, दाबीर। ठीक है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी पुस्तक महान विद्वान दारा द्वारा नहीं लिखी गई है? तो फतुहत ए आलमगीर ये आपकी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है।
फतुहत ए आलमगीर ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी जो पुस्तकें लिखी गई हैं ये दारा के द्वारा लिखी गई हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का टर्किश भाषा में अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो मिर्जा मोहम्मद कासिम, ध्यान रखिएगा, आलमगीर नामा से एसोसिएटेड है। नीमत खान अली हम कह सकते हैं, वाकई हैदराबाद से एसोसिएटेड है। अबुल फजल तो लिखा हुआ है इनकी देखरेख में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि महाभारत का परिजन में जो अनुवाद था वो फैजी के द्वारा किया गया था। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो आपका अबुल फजल है ना, इनकी रचना का नाम है आईन अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल की रचना क्या है? आईन अकबरी और अकबरनामा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो फैजी हैं इन्होंने हम कह सकते हैं लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है बहमनी प्रशासन से संबंधित? तो बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन सा वर्ड सही नहीं है, गलत सुमेलित है? पहला है आपका वजीर कुल, हम कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता था, प्रधानमंत्री, वो आपका वजीर कुल कहलाता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। जो अमीर कुल था ये फाइनेंस हेड होता था। वजीर अशरफ आपके फॉरेन अफेयर्स और रॉयल कोर्ट से रिलेटेड वर्ड थे। सदर जहां जो थे ही वॉज द हेड ऑफ जुडिशरी एंड चैरिटीज। बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ था वजीर कुल में, है ना, वजीर कुल आपका प्राइम मिनिस्टर था। तो प्रांतों के प्रमुख को क्या बोलते हैं? तो प्रांतों के प्रमुख को आप कह सकते हैं जो हेड ऑफ प्रोविंसेस हैं वो आपके हैं तरफदार। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।